वेलकम टू जीके प्लैनेट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन आंसर सीरीज के फोर्थ वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर इज लिंक्ड विद द मून पोल्यूशन। एंड द ऑप्शंस गिवन आर टार्डिग्रेड्स, वाटर बियर्स, बोथ ए एंड बी, और नीदर ए नॉर बी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बोथ ए एंड बी। एक्चुअली टार्डिग्रेड्स का ही दूसरा नाम होता है वाटर बियर, एंड दिस इज अ टार्डिग्रेड्स। इसकी 8 टांगे हैं। सो टार्डिग्रेड्स आर ऑल्सो नोन एज वाटर बियर्स। तो टार्डिग्रेड्स हो या फिर वाटर बियर्स हो, दोनों एक ही चीज है। इसके अलावा इसका एक नाम और होता है, उसको बोलते हैं मोस पिगलेट्स। तो मोस पिगलेट्स भी कभी कभी ऑप्शन में पूछा जा सकता है। एंड टार्डिग्रेड्स आर माइक्रो एनिमल्स विद 8 legs। ओके, सो दे आर दी माइक्रो एनिमल्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर फाउंड एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब है दे कैन बी फाउंड इन माउंटेन टॉप्स या फिर डीप इन सी, हाई एल्टीट्यूड, लो एल्टीट्यूड, वॉल्केनिक मड, रेन फॉरेस्ट, अंटार्कटिक, फ्रेश वाटर, हर जगह टार्डिग्रेड्स को पाया जाता है। एंड दे आर द टफेस्ट एंड मोस्ट रेजिलियंट एनिमल्स एवर नोन। ये बहुत ही ज्यादा टफ एनिमल्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रतिरोधी क्षमता वाले एनिमल होते हैं। दिस इज द रीजन, दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई टार्डिग्रेड्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर। ओके, सो दीज एनिमल्स आर toughest and most resilient. So these animals can survive under extreme conditions. Extreme का मतलब extremely high temperature पे भी they can survive और extremely low temperature पे भी they can survive. Even the extreme pressure यानी कि extremely high pressure हो या फिर extremely low pressure हो, they can easily handle the extreme conditions. So tardigrades are able to live in environment that would kill most animals. So that's why they are called टफेस्ट एंड मोस्ट रेजिलियंट क्रिएचर्स एवर नोन। ओके, अब इनको मून पोल्यूशन से लिंक कैसे किया गया, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मून पोल्यूशन क्या है। सो मून पोल्यूशन का जो तात्पर्य है वो ये है कि जो डिफरेंट कंट्रीज अपने मून मिशन भेजते हैं तो उसमें एक लैंडर होता है। अब इसमें से बहुत सारे जो लैंडर्स होते हैं वो वहां जाके क्रैश कर गए हैं, जो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, या फिर जो लैंडर्स अब वहां पर अबेंडेंड हो गए, यानी कि अब उनका वहां पर काम नहीं है। सो दे आर एक्चुअली पोल्यूटिंग द मून सरफेस। अब टार्डिग्रेड्स को लिंक किया जाता है मून पोल्यूशन से वो इस तरीके कि हाल फिलहाल में इजराइल ने अपना मून मिशन छोड़ा था जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा, और उस मून मिशन का नाम था बेरेशीट। ओके, सो बेरेशीट अभी ये बहुत ही रिसेंट न्यूज में था, रिसेंटली ये चीज हुई है। और जो इजराइल का मून मिशन है वो अप्रैल 2019 में, अभी अप्रैल 2019 में फेल हुआ है। तो बेरेशीट के अंदर सबसे खास बात ये थी कि इन्होंने अपने जो इनका लैंडर था उस लैंडर के अंदर बहुत सारी चीजें रख के भेजी थी। उसमें से कुछ के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। लूनर लाइब्रेरी जिसमें ह्यूमन हिस्ट्री थी, आर्काइव डीवीडी ऑफ मोर देन 30 मिलियन पेजेस, इसके अलावा डीएनए सैंपल्स ऑफ ह्यूमन, और इन्होंने तोरा यानी हिब्रू बाइबल, इजराइल का नेशनल एंथम, इजराइल फ्लैग, इंग्लिश फॉर्म ऑफ विकीपीडिया, ये सब इन्होंने अपने इस लैंडर के अंदर रख के भेजे थे। और जो इन्होंने इन सब के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने भेज दी थी वो थे डिहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टार्डिग्रेड्स। तो इन्होंने बहुत सारे टार्डिग्रेड्स को भी उसके अंदर रखा था। अब चूंकि इनका जो लैंडर था वो क्रैश हो गया वहां पर, तो अब बहुत सारे साइंटिस्ट को ये आशंका है कि एक्चुअली अगर टार्डिग्रेड्स ने वहां पर दोबारा रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया तो दे में पॉल्यूट द मून सरफेस। ओके, सो दैट इज हाउ tardigrades are linked with the moon pollution. So the next question is which of the following glands in human body acts as endocrine as well as exocrine glands. Okay, तो ह्यूमन बॉडी की कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन की तरह भी वर्क करती है और एक्सोक्राइन की तरह भी वर्क करती है। सो द ऑप्शंस गिवन आर एड्रेनल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, पेंक्रियाज और थायराइड। सो द करेक्ट आंसर इज पेंक्रियाज। जो पेंक्रियाज जो ग्लैंड होती है इट वर्क्स एज अ एंडोक्राइन एज वेल एज exocrine. So gland is a group of cells in the body which make substances such as hormones. So there are two types of glands in our body. The first one is endocrine and the second one is exocrine. So endocrine glands वो glands होती हैं जिनके द्वारा सेक्रीट किए गए हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं। और एक्सोक्राइन के केस में क्या होता है कि जो इनके द्वारा सेक्रीट किए गए सब्सटेंस होते हैं वो ब्लड में जाके डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, बल्कि वो एक डक्ट के थ्रू किसी और चीज में जाके मिलेंगे। ओके, सो एंडोक्राइन जो ग्लैंड होंगी ये डक्टलेस होंगी एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर अ ग्लैंड विद अ डक्ट। ओके, सो द नाउ वी विल लुक द एग्जांपल्स। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो एग्जांपल है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ब्रेन में होती है और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और इससे जो हार्मोन निकलते हैं वो है ग्रोथ हार्मोन और स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो आदमी का मूड को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इज थायराइड।
सो थायराइड जो है वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है और इससे थायरोक्सिन नाम का ग्लैंड निकलता है जो अपने यहाँ पर नेक के पास होती है। ओके, नेक्स्ट इज एड्रेनल। एड्रेनल ग्लैंड्स आर फाउंड इन द किडनी और इससे जो है कॉर्टिसोन नाम का जो है हार्मोन रिलीज होता है। इसके बाद है ओवरीज जो कि फीमेल में पाई जाती है और इससे जो एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजोन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है। नेक्स्ट इज टेस्टिस विच इज फाउंड इन मेल एंड टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन जो है वो टेस्टिस से निकलता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पैंक्रियाज। ओके, सो पैंक्रियाज जो है बिकॉज पैंक्रियाज एक्ट्स एज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, सो हम पैंक्रियाज का जो एग्जाम्पल है वो एंडोक्राइन में भी देखेंगे और एक्सोक्राइन में भी देखेंगे। तो जब पैंक्रियाज वर्क्स, जो पैंक्रियाज है जब वो एंडोक्राइन की तरह बिहेव करता है तो यहाँ पर जो है इंसुलिन नाम का एक इंसुलिन नाम का इससे एक हार्मोन सीक्रेट करता है। ओके, मूविंग ऑन टू दी एक्सोक्राइन। सो एक्सोक्राइन का जो एग्जाम्पल है वो गॉल ब्लैडर है। नेक्स्ट इज लीवर, स्वेट ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाज। ओके, सो पैंक्रियाज का एग्जांपल हमने एंडोक्राइन में भी देखा और एक्सोक्राइन में भी देखा। सो पैंक्रियाज जो है इट एक्ट्स एज अ मिक्स्ड ग्लैंड। सो जब एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह इसलिए बिहेव करता है क्योंकि इसमें इंसुलिन नाम का हार्मोन जनरेट होता है जो कि डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है। और पैंक्रियाज एक्सोक्राइन की तरह जो बिहेव करता है उससे पैंक्रियाटिक जूस निकलता है जो कि पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके मिल जाता है। चलिए यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सो ये पैंक्रियाज का डायग्राम है। यहाँ पर देखिए ये जो येलो कलर है ये यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस जो है ये ग्रीन कलर की पैंक्रियाटिक डक्ट है, इसके थ्रू यहाँ पे निकलता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डायरेक्ट यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस जो है इकट्ठा होता है। सो ये जो हो गया एज एन एक्सोक्राइन। अब इंडोक्राइन के लिए इसी पैंक्रियाज में देखिए ये जो डॉटेड हैं ये डॉट्स जो हैं ये पैंक्रियाटिक आइसोलेट हैं। ओके, और इससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो है इंसुलिन और ग्लाइकोजन और ये डायरेक्ट जाके ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं और इसके बाद ये ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचते हैं और जो मेन फंक्शन होता है वो इंसुलिन और ग्लाइकोजन का वो है ब्लड में शुगर और ग्लूकोज को मैनेज करना, इनकी क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द पैंक्रियाज। सो पैंक्रियाज इज अ ग्लैंड which act as a endocrine as well as exocrine glands. Okay, moving on to the next question. So the next question is which one of the following materials contain calcium? And the options are china clay, corundum, gypsum or talc. Okay, so the right answer is gypsum. gypsum जो है वो उसमें कैल्शियम का कंटेंट पाया जाता है। चाइना क्ले जो है वो इज अ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, तो इसमें कहीं पे भी कैल्शियम नहीं पाया जाता है। इट इज a hydrated aluminum silicate. Okay, corundum is a crystalline form of aluminum oxide, so इसमें भी कैल्शियम का कोई भी अंश नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है जिप्सन। जिप्सन इज अ सॉफ्ट सल्फेट मिनरल। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सन CaSO4 into 2H2O. so gypsum is a material in which calcium contents are found. Next is talc. so talc is a clay mineral composed of hydrated magnesium silicate with a chemical formula इसका ये लिखा हुआ है। so the calcium content is found in gypsum, so the gypsum is the right answer. Moving on to the next question. Environment modified by human activity is called natural environment, anthropogenic और अर्बन और मॉडर्न एनवायरनमेंट। so जो भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो भी एनवायरनमेंट में चेंज होते हैं उसको एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट कहते हैं और जो चेंजेस होते हैं उनको एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस बोलते हैं। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। तो ह्यूमन एक्टिविटी जहां भी पूछी जाएगी वो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज होते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेल नोन एग्जांपल ऑफ बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन? ऑप्शंस आर लाइकन्स, मिथाइल मरकरी, रोज प्लांट, sunflower. So the right answer is lichens. Lichens are well known example of bioindicator for air pollution. So the definition of bioindicators is a bioindicator is a living organism that gives us an idea of health of an ecosystem. इकोसिस्टम की हेल्थ के बारे में जो चीज हमको बताएगी, जो आइडिया देगी, दैट इज कॉल्ड एज एन बायो इंडिकेटर। ओके, अब लाइकन के बारे में जान। लाइकन जो है वो इज अ कंपोजिट फॉर्म ऑफ फंगस एंड एल्गी, ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है कि जो इसमें फंगस है वो एल्गी को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और एनवायरनमेंट से इसकी सुरक्षा करता है, जबकि जो एल्गी है वो फंगस को फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रोवाइड करती है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब लाइकन्स क्या है? जो लाइकन्स होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू द एनवायरमेंटल स्ट्रेस। सो ये अगर ये
किसी जगह पर लाइकेंस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। और अगर लाइकेंस डिसअपियर हो रहे हैं, सो द डिसअपियरेंस ऑफ लाइकेंस इन अ फॉरेस्ट में इंडिकेट एनवायरमेंटल स्ट्रेस सच एज हाई लेवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर बेस्ड पॉल्यूटेंट और नाइट्रोजन ऑक्साइड। सो अगर सल्फर ऑक्साइड हो या फिर सल्फर बेस्ड कोई भी पॉल्यूटेंट होंगे या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा, सो अगर इनकी क्वांटिटीज एनवायरनमेंट में बढ़ जाएगी, सो इस केस में लाइकेन जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट कर जाते हैं। और जहां पर लाइकेन जब डिसअपियर होंगे, सो इट इनडायरेक्टली इंडिकेट्स दैट द हेल्थ ऑफ दैट इकोसिस्टम इज नॉट वेल। इसके अलावा एक और बायो इंडिकेटर है, वो है एल्गी ब्लूम्स। सो एल्गी ब्लूम्स इज अ रैपिड इंक्रीज और एक्यूमुलेशन ऑफ एल्गी इन फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर। अब अगर एल्गी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कहीं पर एक्यूमुलेट हो रही हैं, तो ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है, बिकॉज एल्गी ब्लूम्स आर रिजल्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन एंड फास्फोरस फ्रॉम फर्टिलाइजर रन आउट। अगर फर्टिलाइजर कहीं पर किसी लेक या रिवर पर जब फ्लो करता है, जब फर्टिलाइजर को छोड़ दिया जाता है, तो चूंकि फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो नाइट्रेट्स को अपना एज अ न्यूट्रिशन की तरह इस्तेमाल करती है एल्गी, और इससे एल्गी बहुत क्वांटिटी में वहाँ पर आ जाती है। सो उसको, इस कंडीशन को एल्गी ब्लूम कहते हैं, और एल्गी ब्लूम is not a good indicator for the water. Okay, so that's all for this video. Thank you for watching, and if you liked it, please like it and share it with your friends, and don't forget to subscribe to our channel GK Planet. Okay, so मिलते हैं अगले वीडियो में. Till then, bye bye, take care.